नमस्कार। आज हम एआई की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। बात करेंगे एजेंटिक एआई की। हाँ, एजेंटिक एआई, इसे एआई का अगला बड़ा पड़ाव कहा जा रहा है। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर मई 2025 की एक डिटेल्ड एक्सपर्ट रिपोर्ट है। हम उसी से मुख्य बातें समझने की कोशिश करेंगे। सही। हमारा मकसद यही है कि जो ये नई टेक्नोलॉजी उभर रही है, इसका सार क्या है, मतलब ये है क्या, हाँ, ये है क्या और ये जो पहले का एआई है उससे अलग कैसे है। और आज कहाँ तक पहुंची है, भविष्य में क्या दिखता है, मौके, मुश्किलें, सब। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यही सवाल, ये एजेंटिक एआई आखिर है क्या चीज? सुनने में तो काफी भारी लगता है। देखिए, आसान भाषा में अगर कहें तो ये ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो काफी हद तक खुद से काम कर सकते हैं। मतलब इंसानी दखल कम से कम चाहिए होता है। अच्छा, खुद से काम मतलब ऑटोनॉमस। हाँ, ऑटोनॉमस। और ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, ये एक बड़ा लक्ष्य लेते हैं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं ओके। और फिर उन हिस्सों को पूरा करने के लिए खुद ही सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, पैसे लेते हैं। और एक्शन भी लेते हैं। बिल्कुल, एक्शन लेते हैं और अपने अनुभवों से सीखते भी जाते हैं, तर्क करते हैं, फिर एक्शन। इसमें अक्सर कई एआई एजेंट्स और बड़े भाषा मॉडल मतलब एलएलएम्स मिलकर काम करते हैं। तो मतलब ये सिर्फ वो वाले एआई नहीं है जो हमें जानकारी देते हैं या कुछ लिख कर दे देते हैं जैसे एलएलएम्स। ये उनसे आगे की चीज है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, जो पारंपरिक एआई या मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, वो ज्यादातर तय नियमों या डेटा के पैटर्न पर चलते हैं। हाँ, वो तो फिक्स्ड होते हैं काफी हद तक। सही। और एलएलएम्स वो भाषा को समझते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन एजेंटिक एआई का मेन फोकस एक्शन पर है, कार्रवाई करने पर। एक्शन पर। ये लक्ष्यों को पाने के लिए एलएलएम्स को इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से दिमाग की तरह। अच्छा, एलएलएम इनका दिमाग बन जाता है। हाँ, कह सकते हैं। और वो दूसरी एआई क्षमताओं को भी साथ में जोड़ते हैं, इसीलिए इसे कभी-कभी मेटा एआई भी कहा जाता है। मेटा एआई। हाँ, मतलब जो अलग-अलग एआई स्किल्स को मिलाकर कोऑर्डिनेट करके इस्तेमाल करें। एंटरप्राइज के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। एलएलएम्स की फ्लेक्सिबिलिटी और पारंपरिक प्रोग्रामिंग की जो प्रिसिजन होती है, उसका मेल। आपने कहा ये लक्ष्य तय करते हैं, फैसले लेते हैं। इनका कोई खास सोचने का तरीका होता है? रिपोर्ट में एक बीडीआई मॉडल का जिक्र था। हाँ, बीडीआई मॉडल, बिलीफ, डिजायर, इंटेंशन, यानी दुनिया के बारे में उनकी जानकारी, बिलीफ, उनके लक्ष्य, डिजायर, और उस लक्ष्य को पाने के लिए उनका चुना हुआ प्लान, इंटेंशन। ओके। ये मॉडल इन एजेंट्स को एक स्ट्रक्चर देता है, एक सोचने का ढांचा। इससे उन्हें अपने विश्वास, इच्छाओं और इरादों के आधार पर तर्क करने और फैसले लेने में मदद मिलती है। तो ये एलएलएम वाले सिस्टम्स में खास मददगार हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एलएलएम्स में कभी-कभी लंबी प्लानिंग या मेमोरी बनाए रखने में दिक्कतें आती हैं, तो बीडीआई मॉडल उन्हें एक तरह से स्थिरता और दिशा देता है। ये तो ही सोचने की बात, लेकिन ये सिस्टम असल में बनते कैसे हैं? इनका आर्किटेक्चर कैसा होता है? रिपोर्ट में मॉड्यूलैरिटी, स्केलेबिलिटी की बात है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर जब इन्हें बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल करना हो। मॉड्यूलैरिटी का मतलब है कि आप एक बड़े जटिल काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट सकें, हर हिस्सा अपना खास काम करे। ठीक है। स्केलेबिलिटी मतलब ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम को आसानी से छोटा बड़ा किया जा सके। और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब अलग-अलग सिस्टम और कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ सही से काम कर पाएं। ये तो बहुत ज़रूरी है। और आर्किटेक्चर के टाइप? कई तरह के होते हैं। रिएक्टिव, जो तुरंत एक्शन लेते हैं, डेलिबरेटिव, जो सोच समझकर प्लान बनाते हैं, और हाइब्रिड, जो दोनों का मिक्स होते हैं। असल दुनिया के लिए अक्सर हाइब्रिड ही ज्यादा कारगर होते हैं। और एलएलएम्स और मल्टी मॉडल एआई का रोल तो है ही। बिल्कुल। एलएलएम्स तो जैसे हमने कहा दिमाग है, और मल्टी मॉडल क्षमताएं मतलब टेक्स्ट के साथ इमेज, ऑडियो वगैरह समझना, वो इन्हें और ज्यादा काबिल बनाती हैं, इंसानों की तरह समझने के करीब ले जाती हैं। क्या हम इन्हें कहीं असल दुनिया में इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं? मतलब ये सिर्फ लैब में है या बाहर भी आ गए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, और तेजी से। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप देखिए, कोड लिखने, टेस्टिंग में इनका इस्तेमाल हो रहा है। गिटलैब जैसी कंपनियां कर रही हैं। अच्छा। ग्राहक सेवाओं में तो बहुत बड़ा स्कोप दिख रहा है। सिस्को का एक अनुमान है कि 2028 तक करीब 68% कस्टमर इंटरैक्शन एजेंटिक एआई संभाल सकता है। अरे बाप रे, 68%। हाँ, फिर फाइनेंस में रिस्क ऑडिटिंग है, आर एंड डी में है जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी,
खेती में, गेमिंग में स्टैनफोर्ड एआई विलेज, साइबर सिक्योरिटी में भी ड्रॉपज़ोन एआई एक उदाहरण है। और कौन सी बड़ी कंपनियां इस रेस में हैं? कई बड़े नाम हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को-पायलट एजेंट्स हैं, सेल्सफोर्स का एजेंट फोर्स है, आईबीएम का वॉटसन एक्स एजेंट्स है। मॉडल कहा है, उनका मानना है कि ये काम करने का तरीका बदल देगा। नया श्रम मॉडल, ये शब्द थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, और ओपन सोर्स में भी काफी काम हो रहा है। लैंग्राफ, ऑटोजेन, क्रू एआई जैसे फ्रेमवर्क्स डेवलपर्स के लिए इसे आसान बना रहे हैं। बाजार की संभावनाएं तो काफी बड़ी लग रही हैं इधर। रिपोर्ट में कुछ आंकड़े थे। हाँ, गार्टनर का अनुमान है कि 2028 तक 33% एंटरप्राइज एप्स में एजेंटिक एआई होगा और आर्थिक मूल्य 6 ट्रिलियन तक हो सकता है। 6 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जहां इतना पोटेंशियल है वहां चुनौतियां भी होंगी। रिपोर्ट में एक मजेदार शब्द था, भ्रमित इंटर्न। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये दरअसल इनकी एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है, विश्वसनीयता और प्रेडिक्टेबिलिटी। ये सिस्टम्स कभी-कभी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते, अप्रत्याशित व्यवहार कर सकते हैं। अच्छा। और फिर उनकी गलतियों को समझना और ठीक करना मुश्किल हो सकता है, जैसे किसी नए इंटर्न को समझाना पड़ता है, वैसे ही। इसीलिए वो भ्रमित इंटर्न वाली बात आई। ओके, और क्या तकनीकी दिक्कतें हैं? लंबी अवधि की योजना बनाना इनके लिए अभी भी मुश्किल है। मेमोरी भी एक इशू है, और जिस तरह से ये बाहरी टूल्स या एपीआईज का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी-कभी बहुत नाजुक हो सकता है, आसानी से टूट सकता है। इन्हें सही से जांचना, इनका मूल्यांकन करना भी एक चुनौती है। और तकनीकी दिक्कतों के अलावा नैतिक सवाल भी तो उठते होंगे, खासकर जब ये खुद फैसले ले रहे हैं। अगर कोई एआई एजेंट गलती कर दे तो जिम्मेदार कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। रिपोर्ट इसे देयता शून्य कहती है। मतलब जिम्मेदारी किसकी होगी, ये तय करना बहुत मुश्किल है। बनाने वाले की, इस्तेमाल करने वाले की, या खुद एआई की। ये तो वाकई मुश्किल है। इसके अलावा डेटा में जो पूर्वाग्रह होते हैं, वो इन सिस्टम्स में और बढ़ सकते हैं। इनके गलत इस्तेमाल का खतरा है, डीप फेक, साइबर हमले वगैरह। और नौकरियों पर असर, डेटा प्राइवेसी। हाँ, नौकरियों पर असर तो एक बड़ी चिंता है ही, और डेटा प्राइवेसी भी, क्योंकि ये सिस्टम बहुत सारा डेटा प्रोसेस करते हैं, तो अटैक सरफेस भी बढ़ जाता है। तो जरूरत किस चीज की है? कैसे निपटे इन चुनौतियों से? देखिए, सबसे जरूरी है इंसानी निगरानी, ह्यूमन ओवरसाइट। हमें मजबूत नियम कानून और गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए। पारदर्शिता बहुत जरूरी है, पता चले कि एआई फैसला कैसे ले रहा है। एक्सप्लेनेबल एआई, XAI यहाँ काम आता है, और साफ नैतिक दिशा निर्देश होने चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो एजेंट एआई एक बहुत शक्तिशाली उभरती हुई तकनीक है। ये खुद से लक्ष्य तय करके काम कर सकती है, उद्योगों में क्रांति ला सकती है। बिल्कुल। लेकिन हमें इसकी विश्वसनीयता, सुरक्षा और नैतिक पहलुओं पर बहुत सावधानी से ध्यान देना होगा। इंसानी निगरानी जरूरी है। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सिस्टम्स, जैसा हमने कहा, लगातार अपने अनुभवों से सीखते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग से। हाँ, तो सोचिए, अगर ये असल दुनिया के साथ इंटरैक्ट करके लगातार विकसित होते रहें, तो क्या ये सिर्फ उद्योगों को बदलेंगे, या इंटेलिजेंस के विकास की रफ्तार और दिशा को ही बदल देंगे? हो सकता है ये भविष्य में हमारे बनाए ज्ञान पर कम निर्भर हों और खुद ही नए रास्ते निकालें। ये वाकई एक गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।